प्रणमो अरहन्ताणं प्रणमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं प्रणमो वज्रायाणं प्रणमो लोये सब साहुणम्। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक चल रहा था तीन लोक। मतलब अपन देख रहे थे कि तीन लोक कैसा होता है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसा है, कौन से लोक में कौन से प्राणी निवास करते हैं, नरक कहाँ पे है, स्वर्ग कहाँ पे है, मनुष्य त्रियंच कहाँ पर रहते हैं। ये बहुत सारी चीजें अपन देखने वाले हैं। ठीक है, तो अपना एक टॉपिक का नाम क्या है? तीन लोक। इस टॉपिक पे अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो पिछली क्लास में अपन ने काफी सारी चीजें देखी थी कि तीन लोक, उनके नाम क्या हैं, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा लोक है, नरक कहाँ पे है, स्वर्ग कहाँ पे है, हाइट कितनी होती है, लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है, राजू कितना होता है। बहुत सारी चीजें अपन ने लास्ट क्लास में देखी थी। अपन जल्दी से उसका एक बार रिवीजन करेंगे। और आज अपन बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं कि नरक कितने होते हैं, स्वर्ग कितने होते हैं, उनका नाम क्या है। ऐसी बहुत सारी चीजों के बारे में आज अपन जानने वाले हैं। ठीक है, देखो आप सभी की स्क्रीन पर तीन लोग दिख रहा होगा। ये अपने टॉपिक है तीन लोग। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा था कि लोक किससे मिलकर बना है, मतलब ऐसे कौन से द्रव्य हैं जिनसे मिलकर हमारा लोक बना हुआ है। तो इसमें हमने देखा था कि छह द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा जो लोक है, ये छह जो सिक्स सब्सटेंस है, इनसे मिलकर हमारा लोक बना हुआ है। इसका मतलब पूरे तीन लोक का सिंगल पॉइंट भी ऐसा नहीं है जहां पर छह के छह द्रव्य नहीं हो। इसका मतलब हर सिंगल पॉइंट पर छह द्रव्य होते हैं। ठीक है, इनसे मिलकर ही हमारा जो लोक है वो बना हुआ है। ठीक है, चलो तो लोक किससे बना है? छह द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। अतः इस लोक में छह द्रव्य ही व्याप्त है। ठीक है, फिर लोक किसे कहते हैं? कि भैया लोक का किसे कहते हैं? लोक कि हमें दिखाई देने वाला ये जगत या विश्व ही लोक कहलाता है। ठीक है, तो ये तीन लोक का स्ट्रक्चर कहते हैं हम, जैसे त्रिलोक कहते हैं, यही लोक है जहां पर हम सभी रहते हैं, उसका नाम लोक है। और लोक के अलावा बाहर जो कुछ भी है वो सब अलोक कहलाता है। ठीक है, मतलब लोक के बाहर जो भी अनंत आकाश है वो सब अलोक कहलाता है। फिर हमने इसको आकाश द्रव्य के अनुसार बंटवारा किया था कि भैया लोक आकाश और अलोक आकाश। तो लोक आकाश में क्या आएगा कि लोक आकाश में जो छह द्रव्य जहां पर रहते हैं, छह द्रव्य जहां पर निवास करते हैं, इतना जो आकाश है उसे कहते हैं लोक आकाश। ठीक है, मतलब जो तीन लोक का स्ट्रक्चर है, इस पूरे तीन लोक में छह द्रव्य रहते हैं। तो तीन लोक का जितना आकाश है उसका नाम है लोकाकाश। ठीक है, और जहां पर छह द्रव्य नहीं रहते, सिर्फ एक आकाश द्रव्य रहता है, उसका नाम है अलोकाकाश। तो जो हमारा तीन लोक है इसे तो हम कहते हैं लोकाकाश। और तीन लोक के बाहर जितना भी आकाश है, अनंत आकाश, इन्फिनाइट, उसका नाम है अलोकाकाश। ठीक है, फिर लोक को किसने बनाया? कि भैया हमारे जो लोक है, लोक को किसी ने नहीं बनाया, वो किसी के द्वारा बनाया गया नहीं है और ना ही किसी के द्वारा संचालित होता है। यह तो कैसा है कि अनादि निधन है, अकृत्रिम है, स्वचालित है। मतलब ना इसका कोई क्रिएटर है, ना ऑपरेटर है, ना डिस्ट्रॉयर है। ठीक है, स्वयं चालित व्यवस्था है इसकी। ठीक है, फिर हमने देखा था कि अगर हमें तीन लोक का प्रमाण जानना है, मतलब लेंथ वगैरह जाननी है, तो उसके कुछ प्रमाण जानने आवश्यक है। तो सबसे पहला प्रमाण है राजू। तो राजू जो है वो सबसे बड़ा यूनिट है, सबसे बड़ी यूनिट है राजू। इससे बड़ी कोई यूनिट नहीं होती। इससे हम सीधे तीन लोग को जानते हैं, तीन लोग का जो एरिया निकालते हैं वो राजू से निकालते हैं। तो देखो राजू कितना बड़ा होता है कि चार कोश बोले, 8 मील बोले, एक ही बात है। ठीक है, इतना होता है एक लघु योजन। एक लघु योजन में 500 का गुणा करें, 500 का मल्टीप्लीकेशन करें, तो हमारे पास आता है एक महायोजन।
और ऐसे असंख्यात महायोजन का होता है एक राजू। ठीक है, असंख्यात मतलब अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल नंबर से जब हम उसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं तब निकल के आता है एक राजू। इतना बड़ा होता है एक राजू। ठीक है, अब देखो लोग का आकार क्या है कि दोनों पैर फैलाकर कमर पर हाथ रखे हुए एक के पीछे एक खड़े हुए पुरुष के समान लोक का आकार होता है। ठीक है, अगर 3D शेप में अगर अपन देख रहे हैं तो 3D शेप के लिए अगर कोई एक बच्चा है और वो अपने दोनों हाथों को अपने कमर पर रखा हुआ है और उसने अपने दोनों पैरों को फैला लिया है, ठीक है, तो वो जो एक 2D स्ट्रक्चर हमारे सामने आता है वो बिल्कुल एक लोक जैसा उसका आकार बन जाता है। अब अगर उसी के जैसे और भी बच्चे उसके आगे पीछे 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 खड़े करते जाएं तो वो एक 3D शेप हमारे 3 लोक का निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलो फिर लोक का प्रमाण कितना है कि इसमें हमने बहुत सारी चीजें देखी थी। लोक का प्रमाण बहुत सारी चीजें हमने देखी थी कि देखो भैया, जो उसकी हाइट है, लोक हमारे जो 3 लोक है उसकी जो हाइट है वो कितनी है, 14 राजू। ठीक है, जो उसकी लेंथ है वो कितनी है, 7 राजू। और जो उसकी पीछे की ओर ब्रेथ है वो कितनी है, 7 राजू। अब देखो इसकी मोटाई हर जगह अलग अलग है। जैसे सबसे ऊपर से स्टार्ट करें तो सबसे ऊपर है 1 राजू, सिंगल 1 राजू। ठीक है, देखो 1 राजू। ठीक है, फिर थोड़े बीच में आते हैं तो ऊर्ध लोक के सेंटर में आता है 5 राजू। फिर जैसे ही मध्य लोक में आ जाते हैं तो मध्य लोक में बसती है सिर्फ 1 राजू। फिर और नीचे आ जाते हैं बिल्कुल लास्ट में, तो बिल्कुल लास्ट में बसती है 7 राजू। ठीक है, और पीछे की ओर जगह अपन जाते हैं 3D में तो भी रहती है 7 राजू। ऐसे पूरा इसका सामान्य प्रमाण है। और जो बीच में त्रस नाली है, त्रस नाली कितनी होती है कि ऊपर से नीचे होती है 13 राजू, 13 राजू। ठीक है, थोड़ा सा बीच नीचे रह जाता है, पूरे नीचे तक नहीं होती, सिर्फ 13 राजू होती है। और आगे पीछे ये रहती है एक एक राजू, सिर्फ एक एक राजू। ठीक है, तो ये इसका सामान्य प्रमाण अपन पिछली क्लास में देख चुके हैं। ठीक है, हाइट 14 राजू, नरक का नीचे का स्थान जो है वो 7 राजू, पीछे की ओर 7 राजू। फिर जो इसकी मोटाई है सबसे ऊपर 1 राजू। फिर ऊर्ध लोक का जो सेंटर है वो है 5 राजू। फिर मध्य लोक 1 राजू। और फिर सबसे नीचे नरक लोक जो है वो है 7 राजू का। ऐसे ही जो त्रस नाली है, त्रस नाली की जो हाइट है वो है 13 राजू, 13 राजू की। ठीक है, और जो उसकी मोटाई है दोनों जगह से वो है एक एक राजू की। ठीक है, और जब अपन पूरे 3 लोक का वॉल्यूम निकालते हैं, पूरे 3 लोक का जब अपन वॉल्यूम निकालते हैं तो वो निकल के आता है 343 घन राजू, 343 राजू क्यूब। ठीक है, 343 घन राजू बोले, राजू क्यूब बोले, एक ही बात है, घन मतलब क्यूब। तो ये है हमारे 3 लोक का सामान्य प्रमाण अपन ने देख लिया था। बात वाला भी अपन ने सामान्य प्रारंभ कर दिया था कि 3 प्रकार के बात वाले होते हैं। बात मतलब होता है वायु का स्थान। ठीक है, मतलब वायुमंडल जहां पे बहती है, जिससे हमारा जो 3 लोक है वो संतुलित है, वो स्टेबल है, वो है बात वाला। मतलब बात वाला के कारण हमारा जो 3 लोक है वो स्टेबल रहता है, टिका हुआ रहता है। ठीक है, तो देखो ये संपूर्ण लोक चारों तरफ से 3 प्रकार के वात वलय के दाव से, दाव मतलब प्रेशर से घिरा हुआ है। ये तीनों वात वलय वायु कायिक जीवों के शरीर से बने हैं और ये सदा लोक के चारों तरफ स्थिर हो विद्यमान रहता है। इन वात वलयों का दाव लोक के संतुलन में निमित्त होता है। मतलब ये स्टेबिलिटी में निमित्त बनते हैं, 3 लोग स्टेबल रहे, इसमें इनका कार्य है। बात वाला इसमें निमित्त बनते हैं। और जो हवा होती है वो वायु का एक जीव, मतलब बहुत सारे टाइप के जीव होते हैं ना, तो उसमें एक इंद्रिय वायु का एक जीव, मतलब हवा भी एक जीव है। ठीक है, तो वायु का एक जीवों का वो शरीर होता है। ठीक है, जो घूमता रहता है। चलो अपन एक एक बात वाले को अच्छे से देखते हैं। देखो
वात वलयों का घेरा कैसा होता है? देखो लोक को सर्वप्रथम घनोदधि वात वलय ने घेरा हुआ है। देखो 3 प्रकार के वात वलय होते हैं, आप हम सभी ने पिछली क्लास में याद किए थे। फर्स्ट वन इज घनोदधि, सेकंड वन इज घन वात वलय एंड थर्ड वन इज तनु वात वलय। कौन कौन से हैं? घनोदधि, घन और तनु वात वलय। घनोदधि, घन और तनु वात वलय, ठीक है। तो जो लोक है, लोक को सबसे पहले घनोदधि वात वलय ने घेरा हुआ है। मतलब ये समझ सकते हो कि हमारा जो लोक है, इस पे पहली परत हमने जो चढ़ाई है वो घनोदधि वात वलय की चढ़ाई है। मतलब हमने अपने 3 लोक को घनोदधि वात वलय से कवर कर लिया है, पूरा उसको कवर अप कर लिया है घनोदधि वात वलय से, ठीक है। और इसके बाद घनोदधि वात वलय को जो कवर अप किया है वो किया है घन वात वलय ने। उसके ऊपर एक और परत चढ़ा दी हमने घन वात वलय की। और घन वात वलय के बाद तीसरी लेयर जो हमने चढ़ाई है वो है तनु वात वलय की। यानी घन वात वलय को तनु वात वलय ने घेरा हुआ है। मतलब ये एक के बाद एक है। 3 लोग को कवर किया है घनोदधि ने, घनोदधि को कवर अप किया है घनोदधि ने, और घन वात वलय ने, और घन ने कवर किया है, घन को कवर किया है तनु वात वलय ने। तो एक के बाद एक ऐसे घेरे बनाए हुए हैं, ठीक है। और लोक इन तीनों वात वलयों के आधार पर स्थित होता है। मतलब इन तीनों के आधार से हमारा जो लोक है, 3 लोक है, स्टेबल है। देखो तीनों वात वलय आकाश द्रव्य के आधार पर स्थित है। मतलब कोई पूछे कि तीनों वात वलय किसके आधार से स्थित है, कि हमारा लोक वात वलयों के आधार से स्थित है। और जो वात वलय है, वात वलय आकाश द्रव्य के माध्यम पे से स्थित है, आकाश द्रव्य के माध्यम से स्थित है, ठीक है। तो आकाश द्रव्य किसके माध्यम से स्थित है, कि आकाश को किसी की आवश्यकता नहीं है। आकाश को कोई ऐसा आधार नहीं चाहिए जिसके कारण वो टिका रहे। आकाश तो स्वप्रतिष्ठित है, वो अपने आधार से ही रहता है, उसे किसी की आवश्यकता नहीं है। 3 लोग वात वलय के आधार से रहते हैं, वात वलय आकाश के आधार से रहते हैं, लेकिन आकाश किसी के आधार से नहीं रहता, आकाश स्वयं के आधार से रहता है, उसे किसी की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उसको कहते हैं स्वप्रतिष्ठित। स्वप्रतिष्ठित मतलब अपने में ही प्रतिष्ठित है, उसे किसी की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं में ही रहने वाला है, ठीक है। तो उसे किसी के आधार की आवश्यकता नहीं होती। अब देखो 3 प्रकार के वात वलय होते क्या है। देखो जो सबसे पहला वात वलय था वो था घनोदधि वात वलय, ठीक है। अब घनोदधि में क्या होता है, घन उदधि, ठीक है, घनोदधि। तो घनोदधि में क्या होता है, जल से युक्त वायु अर्थात वाष्प के घने वातावरण से निर्मित होता है। घनोदधि है ना, घन और उदधि, उदधि अर्थात जल, घन मतलब वायु, ठीक है। तो वायु और जल का जो मिश्रण है, मतलब पानी और हवा। आप देखो तेज तूफान आता है, नदी किनारे हो, तेज तूफान आए, तो तूफान किससे मिलके बना है, वो पानी से, समुद्र से मिलके बना है। जैसे बहुत तेज तूफान आता है, चक्रवात आता है, तो वो जो चक्रवात आया है वो सिर्फ हवा का नहीं है, वो पानी भी मिलके बन रहा है, उसमें पानी से मिलकर, पानी और हवा से मिलकर वो तूफान आया है। तो वो बहुत भयंकर जो हवा चलती है जिसमें पानी मिश्रित होता है, उसको हम कहते हैं घनोदधि वात वलय, ठीक है। तो जो घनोदधि वात वलय है, इसमें जल से युक्त वायु बहती है, अर्थात वाष्प के घने वातावरण से निर्मित होता है, ठीक है। और इसका रंग कैसा होता है, कि गोमूत्र के समान रंग वाला होता है। जैसे गोमूत्र होती है, तो गोमूत्र का जो रंग होता है वैसे रंग वाला घनोदधि वात वलय होता है। चलो सेकंड वन इज घन वात वलय। तो घन, घन मतलब वायु, ठीक है। तो घन का घन घन का मतलब ये जहां पे सिर्फ तेज हवा बहती हो, यह घनी हवा का वातावरण है, ठीक है। बहुत तेज हवा यहाँ पे बहती है लेकिन पानी नहीं होता। और मूंग यानी अन्न वाली के समान रंग होता है, जैसे मूंग की जो दाल है, अन्न है, उसका जैसा रंग होता है, वैसे ही इस वात वलय का भी रंग होता है, ठीक है। फिर है तनु वात वलय। तनु क्या होता है, तनु मतलब बिल्कुल हल्की हवा, हल्की बहुत पतली हवा। तो ये हल्की हवा का वातावरण होता है, और ये अनेक रंगों वाला होता है, सिर्फ एक कोई स्पेसिफिक रंग वाला होता हो ऐसा नहीं है।
इसका कोई स्पेसिफिक कलर नहीं है, इसके मल्टीपल कलर्स है, ये अनेक रंगों वाला होता है। ठीक है, तो घनोदधि, घन और तनु, घनोदधि में पानी और हवा का मिश्रण होता है, घन में तेज हवा बहती है और तनु में बहुत पतली हवा बहती है। घनोदधि, उदधि मतलब जल, ठीक है, तो हवा और जल का जो मिश्रण हो। फिर सेकंड वाला है घन, घन मतलब बहुत तीव्र, तो तीव्रता से जो वायु का प्रभाव बहता है उसका नाम है घन वात वाला है। और तनु, तनु मतलब बहुत पतली, तो बहुत पतली जो हवा का भाव बहता है उसका नाम है तनु वात वाला है। तो ये तीनों जो वात वाला है, ये हवा हवा के वात वाला है। वात मतलब हवा, तो हवा जहां पर बहती है ऐसे स्थान है, और तीन प्रकार से हवा बहती है। एक बहुत गहरी पानी के साथ मिश्रित होकर बहती है, दूसरी बहुत तीव्रता से बहती है लेकिन उसमें पानी का मिश्रण नहीं होता है, और तीसरी जो होती है वो बहुत हल्के रूप में हवा बहती है। और इन तीनों के आधार से टिका होता है हमारा तीन लोक। ठीक है, तो वात वाला है, तो वायु का जो स्थान है उसको कहते हैं वात वाला है। घनोदधि, तो जो तीव्र पानी से युक्त है उसे कहते हैं घनोदधि। घन मतलब बहुत तीव्रता से जो हवा बहती है उसका नाम है घन वात वाला है। तनु, तनु मतलब वो जो हल्के रूप में जो हवा बहती है उसका नाम है तनु वात वाला है। देखो इसके बाद एक होता है त्रस नाली। ये त्रस नाली हमने फोटो में देखी थी, स्टार्टिंग में हमने जिसका प्रमाण देखा ना, जो बिल्कुल सेंटर में है वो है त्रस नाली। ठीक है, अब त्रस नाली क्या है, देखो आपको पता है दो टाइप्स के जीव होते हैं, एक होता है त्रस जीव, दूसरे होते हैं स्थावर जीव। मतलब पांच इंद्रियां होती है ना, पांच इंद्रियां, तो पांच इंद्रियों में जो एक इंद्रिय जीव होते हैं, मतलब जिसके पास सिर्फ एक ही इंद्रिय है, दूसरी है ही नहीं, जिसके पास स्पर्शन ही है, ऐसे जो छोटे छोटे जीव हैं जिसके पास आंख नहीं है, कान नहीं है, रसना नहीं है, सिर्फ एक स्पर्शन इंद्रिय है, वो कहलाते हैं स्थावर। क्या नाम है उनका, स्थावर। और जो दो इंद्रिय से पंच इंद्रिय जीव होते हैं, मतलब दो इंद्रिय जीव भी, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय, इन सबको कहते हैं त्रस जीव। ठीक है, तो जो एक इंद्रिय जीव है उनका नाम है स्थावर, और जो दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय जीव है उनका नाम है त्रस। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि जो तीन लोग तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, लेकिन इतने बड़े तीन लोक में हम हर जगह नहीं रहते हैं, हम सिर्फ त्रस नाली में रहते हैं। मतलब जितने भी त्रस जीव होते हैं वो सभी त्रस नाली में ही रहते हैं। और जो स्थावर जीव होते हैं, स्थावर जीव पूरे तीन लोक में ठसाठस भरे हैं, वो त्रस नाली में भी रहते हैं और त्रस नाली के बाहर भी रहते हैं। लेकिन जितने भी त्रस जीव होते हैं, त्रस जीव त्रस नाली के बाहर नहीं रह सकते, त्रस जीव सिर्फ त्रस नाली में ही रहते हैं। मतलब जैसे पंचेंद्रिय हम हैं, मनुष्य हैं, आप हैं, हम सभी त्रस कहलाते हैं, तो हम सिर्फ त्रस नाली के अंदर ही हो सकते हैं, इसके बाहर हम नहीं रह सकते। जो कीड़े हैं छोटे छोटे वो सभी त्रस जीव कहलाते हैं। तो त्रस जीव इस त्रस नाली के अंदर ही पाए जाते हैं, बाहर नहीं पाए जाते। लेकिन जो एक इंद्रिय जीव होते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म, वो पूरे तीन लोक में पाए जाते हैं, त्रस नाली के बाहर भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये त्रस नाली होती है। देखो लोक के बिल्कुल मध्य में एक राजू मोटी, एक राजू चौड़ी और 7 राजू ऊंची त्रस नाली होती है। ठीक है, ये अपन ने देख ही चुका है प्रमाण इसका। देखो सभी त्रस जीव मात्र त्रस नाली में ही रहते हैं, उसके बाहर नहीं, इसलिए इसे त्रस नाली कहते हैं। सिंपल सा है, इसमें त्रस जीव पाए जाते हैं इसलिए इसका नाम है त्रस नाली। ठीक है, त्रस नाली के बाहर एक इंद्रिय स्थावर जीव ही पाए जाते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि त्रस नाली के बाहर क्या होता है, कि त्रस नाली के बाहर जितने भी स्थावर जीव होते हैं वो सभी त्रस नाली के बाहर पाए जाते हैं। अब देखो अपन थोड़ी चर्चा करते हैं अधोलोक की। अधोलोक मतलब जो नीचे का एरिया है, मतलब मध्य लोक से जो नीचे का एरिया है उसका नाम है अधोलोक। अब देखो अधोलोक वगैरह कितने बड़े होते हैं अपन देखते हैं। देखो पूरा 3 था वो 14 राजू का था, कितना 14 राजू का। अब 14 राजू का बिल्कुल अपन बीच में से कट करते हैं ना, बीच में से, तो बीच में से जब अपन ने कट किया तो ऊपर का जितना एरिया होता है वो होता है स्वर्ग का,
ऊर्ध्वलोक का, और नीचे का जितना होता है वो पूरा अधोलोक का। ऊर्ध्वलोक कितना बचा कि 7 राजू का, अधोलोक कितना बचा कि 7 राजू का, क्योंकि टोटल 14 राजू का था, टोटल 14 राजू का था, और हमने उसको बीच में से कट कर दिया, बिल्कुल सेंटर में से, तो 7 राजू दोनों में बट गए, तो ऊर्ध्वलोक भी हो गया 7 राजू का और अधोलोक भी हो गया 7 राजू का। ठीक है, क्लियर? देखो हाँ भैया। अधोलोक जो ऊंचा होता है, मतलब इसकी हाइट 7 राजू होती है, ठीक है। इसकी मोटाई कितनी होती है कि मोटाई 7 राजू होती है, ठीक है। मोटाई कितनी है? 7 राजू। मोटाई मतलब पीछे की ओर कितना गया है? 7 राजू गया है। इसकी चौड़ाई कितनी है? इसकी चौड़ाई मतलब, ठीक है, तो इसकी चौड़ाई 7 राजू है, मतलब सबसे नीचे की ओर अगर अपन देखेंगे तो सबसे नीचे की ओर इसकी जो मोटाई है वो 7 राजू होती है, जो क्रमशः ऊपर की ओर कम कम होती जाती है, 1 राजू रह जाती है। मतलब जैसे पिरामिड है ना, पिरामिड पिरामिड ऊपर जाते जाते पतला होता जाता है, ऐसे ही जो अधोलोक है, अधोलोक नीचे की ओर सबसे मोटा है, 7 राजू है, लेकिन जैसे ही ऊपर ऊपर बढ़ता जाता है तो ऊपर बढ़ते बढ़ते ऊपर तक सिर्फ 1 राजू बचता है, सिर्फ 1 राजू बचता है, फिर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा इसका स्वरूप अपन ने देखा है। और देखो अधोलोक में ऊपर से नीचे 6 राजू तक 7 नरक भूमियां होती हैं, और अंतिम 1 राजू में निगोदिया जीव के रहने का स्थान कलकल पृथ्वी होती है। देखो क्या है, देखो एक फोटो में आपको दिखाता हूं, देखो ये अधोलोक है, तो अधोलोक में आप देख सकते हैं कि अधोलोक पूरा 7 राजू का है, हाइट कितनी है इसकी? 7 राजू। लेकिन आप देख रहे होंगे लास्ट में एक येलो कलर की लाइन भी यहाँ पे दी गई है, स्ट्रिप दी गई है। येलो कलर क्या है? येलो कलर है निगोदिया जीव के रहने का स्थान। आप सभी ने निगोदिया जीव के बारे में पढ़ा होगा, समझा होगा। निगोदिया जीव मतलब सबसे छोटे सबसे सूक्ष्म जीव, वो कहलाते हैं निगोदिया जीव। तो जो निगोदिया जीव होते हैं वो सारे निगोदिया जीव इस जो येलो स्ट्रिप वाली लाइन है ना 1 राजू की, यहाँ पर रहते हैं, और इसके ऊपर से स्टार्ट होते हैं नरक। ठीक है, ये इसके ऊपर जितने भी बचते हैं वो कहलाते हैं नरक। तो ऊपर आप देखो पूरा अधोलोक था 7 राजू का, ठीक है, और निगोदिया का जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी का नाम होता है कल कल पृथ्वी। क्या नाम है इसका? कल कल पृथ्वी। क्यों है इसका नाम कल कल पृथ्वी? कल कल मतलब होता है बिल्कुल बिलबिलाना, तड़पना, इसका नाम है कल कल। तो निगोदिया जीव हमेशा तड़पते रहते हैं, दुखी रहते हैं, इसका नाम, इसलिए उस भूमि का ही नाम है कल कल पृथ्वी। ठीक है, तो कल कल पृथ्वी 1 राजू की है। तो हमारे जितने भी नरक होंगे उनकी हाइट कितनी होगी? ये 6 राजू। 6 राजू कैसे आई? क्योंकि टोटल अधोलोक है 7 राजू का, 1 राजू है कल कल पृथ्वी, तो नरक भूमियां कितनी बची? ये 6 राजू की। क्लियर? देखो अब फिर से पढ़ता हूं, देखो अधोलोक में ऊपर से नीचे 6 राजू तक 7 नरक भूमियां हैं, और अंतिम 1 राजू में निगोदिया जीव के रहने का स्थान कल कल पृथ्वी है। क्लियर? और अधोलोक वेत्रासन के आकार वाला होता है। ठीक है, अब देखो जो 7 भूमियां हैं, इसका मतलब ये हुआ जो नरक होते हैं वो 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 नरक होते हैं। ठीक है, 7 नरक 6 राजू में रहते हैं, मतलब 7 नरक हैं, तो उनकी हाइट कितनी है? 6 राजू। और अधोलोक पूरा कितना है? 7 राजू का। तो 1 राजू क्या बच गया कि 1 राजू जो कल कल पृथ्वी है वो बच गई। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं लोक के भेद कैसे हैं कि यहाँ पे ऊर्ध्वलोक है, यहाँ पे मध्यलोक है, और यहाँ पे अधोलोक है। क्लियर? अब देखो अधोलोक, देखो लोक के निचले हिस्से को अधोलोक कहते हैं। यह नारकी जीव और भवनवासी देवों का निवास स्थान होता है। अधोलोक में कौन रहते हैं? लोक के निचले हिस्से में, लोक के निचले हिस्से को अधोलोक कहते हैं। ठीक है, जो नीचे का जो हिस्सा है, नीचे जहाँ पे लोक का जो नीचे वाला हिस्सा है उसका नाम है अधोलोक।
और यहाँ पे कौन रहता है, यहाँ पे दो जीव रहते हैं। कौन कौन रहते हैं, यहाँ पे नारकी जीव तो रहते ही हैं क्योंकि ये तो अधोलोक है, और यहाँ पे नारकी जीव वो का ही विशेष स्थान है। लेकिन इसके साथ साथ आपको पता है 4 प्रकार के देव होते हैं। सभी देव, हमें लगता है कि सारे देव सिर्फ स्वर्गों में रहते होंगे। सभी देव स्वर्गों में नहीं रहते हैं। 4 प्रकार के देव होते हैं। 4 प्रकार में से सिर्फ एक प्रकार के देव स्वर्गों में रहते हैं। बाकी जो भवनवासी देव होते हैं वो अधोलोक में रहते हैं, उनका निवास स्थान अधोलोक में होता है। ठीक है, तो लोक के निचले हिस्सों को अधोलोक कहते हैं, और ये नारकी जीव और भवनवासी देवों का निवास स्थान होता है। तो भवनवासी देव कौन से होते हैं कि जो भवनों में रहते हैं, जिनका महल होता है, ऐसे जो देव होते हैं वो नरक में, यहाँ पर नरक में भी उनके भवन होते हैं, वहां पे बड़े चैन से रहते हैं। ठीक है, नारकी जीव भी रहते हैं और भवनवासी देव भी रहते हैं। अब देखो 7 नरक भूमियां हैं, और 7 भूमियों के नाम कौन कौन से आपको जल्दी से याद करना है। ठीक है, बहुत सिंपल है, और जैसे इनका नाम है वैसे इनका स्वरूप भी होता है। जैसे नाम है वैसे स्वरूप है। कैसे है, देखो देखो नीचे क्या लिखा है, ये नरक अपने नाम के अनुसार ही प्रभाव वाले होते हैं। नारकी जीवों के आवास के कारण इन्हें नरक या नरक भूमियां कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नारकी जीव रहते हैं, इसलिए इन भूमियों का नाम है नरक भूमियां। नरक का मतलब होता है ना रता इति नरकः, मतलब जहां पर रहना किसी को पसंद नहीं हो उसका नाम है नरक। क्या बोला, जहां पर रहना किसी को पसंद ना हो, जहां पर किसी को रति नहीं होती हो, सबको दुख लगता हो, उस एरिया का नाम है नरक। ना रता इति नरकः, मतलब जहां पे किसी को रति नहीं होती, जहां कोई सुखी नहीं रहता, जहां पे कोई रहना नहीं चाहता, उसका नाम है नरक। ठीक है, तो ये 7 भूमियां होती हैं, और जैसे जैसे इनके नाम हैं वैसे ही इनकी प्रभा भी होती है। प्रभा मतलब उजाला, प्रकाश, तीव्रता। ठीक है, कैसी कैसी होती है देखो। पहला है रत्न प्रभा। रत्न प्रभा का मतलब क्या होता है, रत्न मतलब होता है डायमंड, अपन जैसे कह सकते हैं रत्न। ठीक है, तो रत्नों की जैसी प्रभा होती है, बहुत तीव्र होती है, बहुत तीव्र। तो रत्नों की जैसी प्रभा होती है वैसे ही पहले नरक में भी प्रभा चारों तरफ होती है, मतलब वहां पे ऐसा प्रभा, उजाला, प्रकाश रहता है। ठीक है, तो पहले नरक का नाम है रत्न प्रभा। आप सभी नाम याद करते जाना। ठीक है, पहले नरक का नाम है रत्न प्रभा। दूसरे नरक का नाम है शर्करा प्रभा। शर्करा मतलब शक्कर जैसी होती है। शक्कर का जो व्हाइटनेस है, व्हाइटनेस जैसे आप समझ सकते हैं, शक्कर की व्हाइटनेस थोड़ी कम होती है, रत्न से थोड़ी कम होती है। ठीक है, तो जो दूसरे नरक की जो प्रभा है, उजाला है, वो बिल्कुल शर्करा जैसी है, इसलिए उसका नाम है शर्करा प्रभा। पहला क्या है, रत्न प्रभा। सेकंड वन इज शर्करा प्रभा। चलो थर्ड वन इज बालू का प्रभा। बालू का मतलब होती है रेत। जैसे आपने सभी ने रेत, सैंड देखी होगी, तो सैंड की प्रभा और भी कम हो जाती है, उसका कलर और भी डल हो जाता है। तो जैसे ही सैंड का कलर होता है, डल हो जाता है, वैसे ही तीसरे नरक का भी उजाला थोड़ा कम हो जाता है, वहां पे भी प्रकाश थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए उसका नाम है बालू का प्रभा। तो पहला है रत्न प्रभा, सेकंड वन इज शर्करा प्रभा, एंड थर्ड वन इज बालू का प्रभा। 3 नाम आप याद रखना। ठीक है, फर्स्ट वन क्या है, रत्न प्रभा, सेकंड वन इज शर्करा प्रभा, थर्ड वन इज बालू का प्रभा। आप सिंपल है, आप कलर के हिसाब से हमको याद कर सकते हैं। रत्न का बहुत तीव्र होता है, उससे कम होता है थोड़ा शर्करा का, उससे कम होता है बालूका का। फिर चौथा आता है पंक प्रभा। पंक क्या होता है, कीचड़। कीचड़ को हिंदी में पंक कहा जाता है। तो जैसे कीचड़ का कलर बिल्कुल ब्राउन जैसा होता है, ब्राउनिश होता है, बिल्कुल डार्क होता है, डार्क कलर होता है, वैसे ही चौथे नरक का जो कलर है, प्रकाश है, वो भी बिल्कुल डाउन हो जाता है, हार्ड हो जाता है बिल्कुल। ठीक है, तो प्रकाश उसका बिल्कुल डल हो जाता है, इसलिए इस चौथे नरक का नाम है पंक प्रभा। कीचड़ जैसा वहां का कलर प्रभा हो जाती है, इसलिए इसका नाम है पंक प्रभा। ठीक है, तो रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालू का प्रभा और पंक प्रभा। ठीक है, इसके बाद आता है पांचवा धूम प्रभा। क्या नाम है इसका, धूम प्रभा। धूम मतलब होता है धुआं, जैसे किसी ने अग्नि जलाई
और अग्नि, जैसे आपने पेड़ों में पत्तियों में आग लगाई, तो पत्तियों में जैसे आप आग लगाओगे तो बहुत धुआं निकलेगा, एकदम काले काले कलर का, बहुत घनघोर काला, उसका नाम है धुआं, धूम। ठीक है, एक कीचड़ से भी ज्यादा अंधकारमय होता है। तो जो पांचवा नरक है, इसका प्रकाश भी बिल्कुल ऐसे ही है। प्रकाश तो क्या कहे, अंधकार ही है, बिल्कुल अंधकार, बिल्कुल जैसे धुआं जैसा अंधेरा होता है, वैसे ही पांचवें नरक में भी बिल्कुल ऐसा ही अंधेरा जैसा हो जाता है, धुएं जैसा अंधकार। तो पहला है रत्न प्रवाह, सेकंड वन इज शर्करा, फिर बालूका, फिर पंक, फिर धूम प्रवाह। ठीक है, तो ये घटते हुए क्रम में जा रहे हैं, तो आप इनको याद बहुत जल्दी कर सकते हैं, मैं सुनूंगा भी। ठीक है, रत्न प्रवाह, शर्करा, फिर बालूका, फिर पंक, फिर धूम। रत्न मतलब जो डायमंड होता है, उसका कलर बहुत ब्राइट होता है। फिर होती है शर्करा, तो थोड़ा व्हाइटिश कलर होता है। फिर बालूका थोड़ा येलोइश कलर होता है, मतलब डल होता जाता है। फिर पंख मतलब कीचड़, तो ब्राउनिश कलर, और भी ज्यादा डल हो गया। फिर धूम, बिल्कुल अंधकार, काला काला, ठीक है, धुआं जैसा। और इसके बाद आता है तम प्रभा। तम तम जो वर्ड है, इसका मतलब होता है अंधकार। तम मतलब होता है डार्कनेस, हिंदी में तम मतलब होता है डार्कनेस। तो जहां पर बिल्कुल कंप्लीट डार्कनेस हो, उस को कहते हैं तम प्रभा। मतलब जहां की प्रभा, जहां की रोशनी, जहां का एरिया बिल्कुल डार्क हो, बिल्कुल सघन अंधेरा हो, जहां पर, उसका नाम है तम प्रभा, बिल्कुल कुछ दिखाई ना दे। तो छठवें नरक में बिल्कुल भी कुछ दिखाई ना दे, ऐसा प्रभा जो होती है, इसके लिए इसका नाम होता है तम प्रभा। ठीक है, मतलब आप देखो, धूम प्रभा, तम प्रभा, महातम प्रभा, इन सभी में डार्कनेस है, सभी में अंधकार रहता है, लेकिन फिर भी उनकी तीव्रता बहुत है। जैसे धूम प्रभा में डार्कनेस तो है, लेकिन थोड़ी कम है। तम प्रभा में डार्कनेस बिल्कुल ही अंधेरा है, बिल्कुल अंधेरा, धूम प्रभा से ज्यादा अंधेरा है, इसलिए इसका नाम है धूम प्रभा। ठीक है, सॉरी, तम प्रभा। फिर जो अंतिम नरक आता है, सातवां नरक, इसका नाम है महातम प्रभा। मतलब देखो, छठवें नरक में कंप्लीट डार्कनेस हो गया था, तम प्रभा इसका नाम था, लेकिन सातवें नरक का नाम है महातम प्रभा। मतलब महातम का मतलब होता है बहुत 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 अंधकार, डार्कनेस, कंप्लीट डार्कनेस, बहुत ज्यादा डार्कनेस। तम प्रभा का ही मतलब था कि डार्कनेस, तम मतलब डार्कनेस, और महातम मतलब बहुत तीव्रता से डार्कनेस, इसका नाम है महातम प्रभा। अब हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं कि कितना सघन अंधेरा वहां पे होता होगा, कोई जीव कितना देख पाता होगा, नहीं देख पाता होगा, उजाले का तो नामो निशान वहां पे नहीं होता होगा। ऐसा होता है महातम प्रभा। ठीक है, तो रत्न प्रभा, फिर उससे कम थोड़ा शर्करा, फिर थोड़ा कम बालूका, फिर आता है पंक, फिर धूम, फिर तम, और फिर महातम। ऐसे 7 नरक होते हैं, रत्न, शर्करा, बालूका, पंक, धूम, तम, महातम। ठीक है, बहुत इजी नाम है, और अगर इनका अर्थ समझ समझ के याद करेंगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। रत्न, शर्करा, बालूका, पंक, धूम, तम और महातम प्रभा। ठीक है, तो ये सामान्य नाम है। एक रूढ़िगत नाम और मिलते हैं जनवाणी में, जिनके नीचे ब्रैकेट में लिखे हुए हैं। अगर आपको ये नाम भी याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। धम्मा, वंशा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मगबी और मागबी, ये इनके प्राचीन नाम है, मतलब ग्रंथों में प्राचीन नाम भी पाए जाते हैं। तो जैसे रत्न प्रभा का नाम है धम्मा, ठीक है, फिर शर्करा प्रभा का नाम है वंशा, बालूका प्रभा का नाम है मेघा, पंख प्रभा का नाम है अंजना, फिर धूम प्रभा का नाम है अरिष्टा, तम प्रभा का नाम है मगभी, और महातम प्रभा का नाम है मागवी। तो क्रम से बोले, धम्मा, वंशा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मगभी, मागवी। ठीक है, रत्न, शर्करा, बालूका, पंख, धूम, तम और महातम, इस प्रकार से 7 नरक की भूमियां होती हैं। अभी कैसी होती हैं कि सबसे ऊपर है पहली, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठवीं, मतलब ऊपर से नीचे की ओर है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठवीं, सातवीं, तो ऐसे ऊपर से नीचे की ओर 7 भूमियां होती हैं। ठीक है, तो इस अधोलोक की सामान्य जानकारी थी। देखो, फिर अपन थोड़ा जल्दी से आते हैं मध्यलोक पर। ठीक है, अब मध्यलोक कैसा है कि लोक के मध्य में स्थित मनुष्य, त्रियंच, व्यंतर, ज्योतिषी देवों का आवास मध्यलोक है। मध्यलोक में कितने गतियों के जीव रहते हैं कि देखो आप, नारकी जीव
सिर्फ अधोलोक में ही रहते हैं। मनुष्य जीव, मनुष्य जो होते हैं, मनुष्य केवल मध्य लोक में ही रहते हैं, इसके अलावा कहीं नहीं रहते। मनुष्य मध्य लोक के अलावा कहीं नहीं जा सकते, ठीक है। लेकिन जो देव होते हैं, देव देव ऊर्ध्व लोक में भी रहते हैं, मध्य लोक में भी रहते हैं और अधोलोक में भी रहते हैं। तीनों लोकों में जो देव होते हैं वो तीनों लोकों में रहते हैं। कैसे रहते हैं कि देखो, मैंने आपको बताया था 4 प्रकार के देव होते हैं, ठीक है। तो उनमें से जो भवनवासी हैं वो तो कहाँ पे रहते हैं कि अधोलोक में नारकियों के साथ रहते हैं, ठीक है। जो वैमानिक होते हैं, जो विमानों में रहते हैं, वो कहाँ पे रहते हैं, वो ऊर्ध्व लोक में रहते हैं, ठीक है। और जो 2 प्रकार के देव बच जाते हैं, कौन कौन से, ज्योतिषी और व्यंतर। कौन कौन से, ज्योतिषी और व्यंतर, वो मध्य लोक में रहते हैं। कौन कौन से, ज्योतिषी और व्यंतर। मतलब हम सभी के साथ रहते हैं, हम सभी के साथ में व्यंतर जीव भी रहते हैं और ज्योतिषी देव भी रहते हैं, ठीक है। चलो इसको अपन जल्दी से देखते हैं। देखो, लोक के मध्य में स्थित मनुष्य, त्रियंच, व्यंतर और ज्योतिषी देवों का आवास मध्य लोक कहलाता है, ठीक है। क्लियर। कौन कौन से जीव है, मनुष्य रहते हैं, त्रियंच रहते हैं, व्यंतर रहते हैं और ज्योतिषी देव रहते हैं। अब देखो, मध्य लोक की ऊंचाई 1,40,000 योजन होती है। कितनी है कि देखो, हमारा जो अधोलोक था वो कितना था, 7 राजू। ऊर्ध्वलोक कितना है, 7 राजू। अब आप पूछोगे मध्यलोक तो गायब ही हो गया, मध्यलोक कहाँ गया, क्योंकि अधोलोक 7 राजू, ऊर्ध्वलोक 7 राजू, तो 14 राजू तो हो ही गए, मध्यलोक तो आप खा ही गए। तो देखो इसमें एक समझना, जो पहला नरक होता है ना, पहले नरक के 3 हिस्से होते हैं, समझना इस बात को। पहली जो भूमि होती है पहले नरक की, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। तो जो तीसरा पार्ट होता है ना, तीसरा पार्ट, उस समय नारकी जीव रहता है, उसमें पहला नरक होता है। मतलब जो पहली पृथ्वी है, पहली पृथ्वी के तीसरे पार्ट में नारकी जीव रहते हैं, और जो उसका पहला पार्ट होता है उसके ऊपर पूरा मध्यलोक स्थित है, मतलब उसी पे अपन रहते हैं। ये समझ लो, जो एक भूमि है इसके 3 पार्ट्स हैं, और तीसरे पार्ट में रहते हैं नारकी, और पहले पार्ट पे रहते हैं अपन सब, तो अपन ऊपर की साइड रहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपन असल में नारकी जीव और अपन एक ही भूमि पर रह रहे हैं, लेकिन वो तीसरे पार्ट में रहते हैं और अपन सभी रहते हैं पहले पार्ट पे, पहली जो पटल है उस पर रहते हैं, ठीक है। इसलिए मध्यलोक की जो ऊंचाई है, मध्यलोक की ऊंचाई कितनी है, 1,40,000 योजन। कितनी है, 1,40,000 योजन। अब कौन सा योजन लेना है, जैसे आपको मैंने बताया था 2 प्रकार के योजन होते हैं, 4 कोश या 8 मील, इतना तो होता है एक लघु योजन, और इसमें 510 तो कितना हो जाता है, एक महायोजन। तो 8 मील या 4 कोश यानी 2000 कोश, इतना बड़ा होता है सिर्फ एक योजन। 2000 कोश का होता है एक योजन, और ऐसे 1,40,000 योजन का होता है हमारे मध्यलोक। पूरा जो हाइट है इसकी, मध्यलोक की हाइट है 1,40,000 योजन, ठीक है। तो आप कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं कि किलोमीटर्स में कितना बड़ा होगा। आप ट्राई करना एक बार, ठीक है। एक छोटा सा होमवर्क की भी आप समझ सकते हैं। आपको पता है एक मील कितना होता है, तो एक लघु योजन में कितने मील्स होते हैं आपको पता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको उसको महायोजन में कन्वर्ट करना है 510 करके, और फिर आपको निकालना है कि 1,40,000 योजन में कितने किलोमीटर हो सकते हैं, और इतना हमारा बड़ा होता है मध्यलोक, इसकी हाइट है। तो आप लोग निकाल के बताना कि मध्यलोक की हाइट किलोमीटर्स में कितनी निकल के आती है। चलो, मध्यलोक की जो मोटाई है वो कितनी है कि 7 राजू। सिंपल है, क्योंकि पीछे की ओर कितना गया है, 7 राजू, ठीक है। तो ये आपको याद करना कोई डिफिकल्ट नहीं है। अब देखो मध्यलोक की जो चौड़ाई है, मध्यलोक की चौड़ाई कितनी है, क्या आपने देखा है कि फ्रंट से जब अपन देखते हैं तो मध्यलोक सिर्फ 1 राजू का है। जो अपन ने फ्रंट से देखा था तो मध्यलोक कितना है, सिर्फ 1 राजू चौड़ा है। तो ये भी सिंपल है, आप लोग याद रख सकते हैं, मध्यलोक चौड़ाई में 1 राजू है, ठीक है। अब देखो, मध्यलोक को त्र्यकलोक भी कहते हैं। मध्यलोक का एक पर्यायवाची नाम है, सिनोनियम है त्र्यकलोक। त्र्यकलोक क्यों कहते हैं इसे,
क्योंकि ये तिरछा है, खड़ा नहीं है। मतलब क्या कि जैसे नरक है तो नरक तिरछे नहीं है, नरक एक के नीचे एक है। स्वर्ग कैसे है, स्वर्ग एक के ऊपर एक है। लेकिन जो हमारा पृथ्वी है, हम जो हमारे मध्य लोक है, वो कैसा है, ना एक के नीचे एक है ना एक के ऊपर एक है, वो कैसा है, एक के बाद एक है। मतलब तिरछे में गया है, वन, फिर इसके बाद सेकंड, फिर इसके बाद थर्ड, फिर इसके बाद फोर्थ, तिरछे में। ठीक है, इसलिए इसका नाम है तिर्यक लोक। तिर्यक मतलब होता है टेढ़ा। तो जो टेढ़े में पूरी जहां व्यवस्था बनती है उसका नाम होता है तिर्यक लोक। ठीक है, तो तिरछा फैला होने के कारण इसे तिर्यक लोक भी कहते हैं। क्लियर। फिर देखो, मध्य लोक थाली के आकार वाला होता है। मतलब मध्य लोक कैसा है कि बिल्कुल जैसा थाली होती है ना, थाली, सर्कल, बिल्कुल हमारा जो मध्य लोक है वो भी बिल्कुल जैसा ही होता है। बिल्कुल जैसे हमारी जो थाली होती है, प्लेट होती है, वो बिल्कुल जैसे सर्कल होती है, बीच में पूरी सर्कल है, वैसे ही हमारे जो मध्य लोक है वो भी बिल्कुल सर्कल शेप का ही है। ठीक है। और देखो, मध्यलोक असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्रों से घिरा हुआ है। मतलब देखो व्यवस्था कैसी है मध्यलोक की, कि सबसे सेंटर में है एक द्वीप। तो पूरी व्यवस्था ऐसी चलती है, सबसे पहले होता है एक द्वीप, फिर होता है एक समुद्र, फिर उसको घेरे हुए होता है एक द्वीप, फिर होता है एक समुद्र, फिर होता है एक द्वीप, फिर होता है एक समुद्र। तो द्वीप समुद्र द्वीप समुद्र द्वीप समुद्र द्वीप समुद्र द्वीप समुद्र, ऐसे करते जाओ करते जाओ करते जाओ, कहां तक करते जाओ, असंख्यात, अनकाउंटेबल द्वीप हैं, अनकाउंटेबल समुद्र हैं। ठीक है, तो इतने सारे द्वीप समुद्र कैसे कैसे हैं, पहले द्वीप, फिर समुद्र, फिर द्वीप, और फिर समुद्र, फिर द्वीप, और फिर समुद्र, ऐसे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, कितने हैं, असंख्यात, अनकाउंटेबल। मध्य लोक में इतना बड़ा है मध्य लोक। ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ होगा मैं मान के चलता हूं। देखो मध्य लोक के द्वीप समुद्र कैसे रहते हैं यहाँ पे बताया गया है। देखो, जम्बू द्वीप थाली के आकार का है और लवण समुद्र चूड़ी के आकार का है। जो मतलब क्या है, देखो ये जो बिल्कुल सेंटर में जितना भी आपको व्हाइट एरिया दिख रहा है, मतलब बिल्कुल सेंटर का जो व्हाइट एरिया है, ये है हमारा जम्बू द्वीप। और इस जम्बू द्वीप के बाहर जो भी ब्लैक एरिया है, ब्लैक सर्कल है, वो है हमारा समुद्र। त्रियक मतलब होता है टेढ़ा, त्रियक मतलब होता है टेढ़ा। ठीक है, चलो सेंटर में है हमारा जम्बू द्वीप, और जम्बू द्वीप के चारों ओर है समुद्र। तो जो ब्लैक एरिया से रिप्रेजेंट किया गया है वो है समुद्र। ठीक है, उस समुद्र का नाम है लवण समुद्र। मतलब जम्बू द्वीप, सॉरी, मध्य लोक का जो बिल्कुल सेंटर में जो द्वीप है, पहला द्वीप है, उस पहले द्वीप का नाम है जम्बू द्वीप, जहां पे हम सभी रहते हैं। ठीक है, क्लियर। और इसके बाद जो पहला समुद्र है, जम्बू द्वीप का सबसे सेंटर का जो समुद्र है, या जो सबसे पहला समुद्र है, उस समुद्र का नाम है लवण समुद्र। क्या नाम है, लवण समुद्र। ठीक है, तो जो भी एरिया ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट किया गया है वो समुद्र है। अब देखो, जो थाली होती है, जो जम्बू द्वीप है वो थाली के आकार का है। मतलब देखो ऐसा, सामान्य से थाली इसी का बड़ा रूप कर सकते हैं, ये थाली है। तो आप देखो थाली कैसी होती है, उसमें बीच में गैप नहीं होता है, ये यहाँ पे बीच में गैप नहीं है, ये बिल्कुल कवर अप है। ऐसी जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप में बिल्कुल बीच में कोई गैप नहीं है, कुछ भी गैप नहीं है, ये बिल्कुल पूरा कवर अप है। ठीक है, तो ऐसा होता है जम्बू द्वीप, मतलब। ठीक है, और इसके बाद जो समुद्र होता है, तो समुद्र होता है चूड़ी के आकार का। चूड़ी मतलब बैंगल, जैसा बैंगल पहनते हैं। तो आप देखो बैंगल कैसा होता है कि बैंगल के सेंटर में होलो स्पेस होती है, स्पेस है, वहां पे कोई शेप बना हुआ ऐसा नहीं होता है, वहां पे होलो स्पेस है। तो जैसे आप देख सकते हैं ब्लैक कलर है, तो ब्लैक कलर के बीच में कोई समुद्र नहीं है, वो सिर्फ चारों ओर सब समुद्र है। इसलिए हम कहते हैं कि जो सिर्फ पहला द्वीप है, जम्बू द्वीप, वो थाली के आकार का है। और इसके बाद जितने भी द्वीप होंगे, समुद्र होंगे, वो सभी चूड़ी के आकार के होंगे, बैंगल के आकार के होंगे।
क्लियर? मैं मान के चलता हूँ सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, देखो इसके बाद जो धातकी खंड द्वीप, इसके बाद देखो मध्यलोक में द्वीप समुद्र कैसे रहते हैं बताया गया है। सबसे पहले होता है जम्बू द्वीप। ठीक है, ये आप द्वीप समुद्र के नाम याद करते जाना। ठीक है, फर्स्ट वन है जम्बू द्वीप, फिर आता है लवण समुद्र। ठीक है, लवण समुद्र के बाद आता है धातकी खंड द्वीप। क्या नाम है? घातकी खंड द्वीप। और इसके बाद जो समुद्र है, सेकंड समुद्र है, उसका नाम है कालो दधी समुद्र। क्या नाम है? कालो दधी समुद्र। फिर जो द्वीप है वो है पुष्करवर द्वीप, और फिर जो समुद्र है वो है पुष्करवर समुद्र। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 3 द्वीप और 3 समुद्रों के नाम बताए हैं। इत्यादि एक दूसरे को घेरे हुए दुगने दुगने विस्तार वाले असंख्यात द्वीप समुद्र होते हैं। इस क्रम में 8वां द्वीप नंदीश्वर द्वीप होता है और 13वां द्वीप रुचकवर द्वीप होता है। यही एक अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं। आप सभी ने सुना होगा अष्टानिका पर्व आती है, आप सभी ने अष्टानिकाओं का नाम सुने होंगे। जैसे 10 लक्षण मनाए जाते हैं वैसे ही अष्टानिकाएं भी मनाई जाती हैं। अष्टानिकाओं में जो देव होते हैं वो नंदीश्वर द्वीप में जाते हैं, नंदीश्वर में, क्योंकि वहां पे अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं। अकृत्रिम चैत्यालयों की पूजा करने नंदीश्वर द्वीप जाते हैं। तो आप सभी सोच रहे होंगे नंदीश्वर द्वीप कहाँ पे होता है? तो देखो मध्यलोक में ऐसे जो द्वीप समुद्र होते हैं ना, तो ऐसे ही करते करते जो 8वां नंबर का जो द्वीप है उसका नाम है नंदीश्वर। यहाँ पर सभी देव पूजा करने जाते हैं। और जो 13वें नंबर का जो द्वीप है उसका नाम है रुचकवर। ठीक है, यहाँ पे अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं। आगे आगे जो द्वीपों के नाम है वही समुद्रों के नाम भी होते हैं। मतलब जो स्टार्टिंग में जो 3 द्वीप और 3 समुद्र है ना, बस इन्हीं के नाम थोड़े अलग अलग हैं। बाकी इसके आगे जितने भी द्वीप होंगे और जितने भी समुद्र होंगे उन सभी का नाम सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल क्या है कि जैसे पुष्करवर द्वीप है तो समुद्र का नाम भी क्या होगा? पुष्करवर समुद्र। अब ऐसे दूसरा कोई द्वीप है तो उसका नाम भी क्या है? वही समुद्र का नाम भी है, सेम नाम है। ठीक है, तो इसलिए आपको नाम याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। स्टार्टिंग के बस आप 2 द्वीप और 2 समुद्रों के नाम याद कर लीजिए, बाकी तो सब सेम है। ठीक है, फिर अंतिम द्वीप का नाम क्या है? बिल्कुल जो लास्ट का जो द्वीप है वो क्या नाम है उसका? अंतिम द्वीप का नाम है स्वयंभू रमण द्वीप और समुद्र का नाम है स्वयंभू रमण समुद्र। बिल्कुल अंत का, बिल्कुल लास्ट का जो द्वीप है वो है स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र। ठीक है, देखो इसमें बीच में बात आई थी कि सब दुगने दुगने विस्तार वाले होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर जम्बू द्वीप का जो डायमीटर है ना, जम्बू द्वीप का डायमीटर वो है 1 लाख योजन का, तो इसके बाद जो सेकंड नंबर का जो द्वीप है, सॉरी समुद्र है, लवण समुद्र, उसका अगर आप डायमीटर निकालोगे तो वो 1 लाख नहीं निकलेगा। वो पता है कितना निकलेगा? अगर आप पूरा जो सर्कल का डायमीटर निकालोगे तो वो निकलेगा 5 लाख योजन। कैसे निकलेगा? कि देखो वो दुगने विस्तार वाला है, जम्बू द्वीप से दुगना है, यानी एक साइड पे भी दुगना है और दूसरे साइड पे भी दुगना है और बीच में 1 लाख है। तो दुगना मतलब क्या कि जम्बू द्वीप यदि 1 लाख योजन का है तो लवण समुद्र कितना हो जाएगा? 2 लाख योजन का। ठीक है, तो 2 लाख योजन इस साइड, 2 लाख योजन इस साइड और सेंटर में 1 लाख योजन तो था ही जम्बू द्वीप। तो टोटल आप उसको प्लस कर दोगे तो निकल के आएगा 5 लाख योजन। ठीक है, तो सामान्य समझाने के लिए मैंने आपको बताया कि सब दुगने दुगने विस्तार वाले होते जाते हैं, सब दुगने दुगने। जैसे लवण समुद्र 2 लाख योजन का हो गया। अब इसके बाद जो दूसरा द्वीप है धातकी खंड द्वीप, वो कितने का होगा? कि वो 4 लाख योजन का हो जाएगा। फिर जो समुद्र आएगा कालो नदी, वो 8 लाख योजन का हो जाएगा। फिर पुष्करवर जो द्वीप है वो 16 लाख योजन का, और फिर पुष्करवर समुद्र 32 लाख योजन का। ऐसे बढ़ते जाएंगे सब दुगने दुगने विस्तार वाले। तो आप कल्पना करना अंतिम असंख्यात द्वीप समुद्र वाले जो बचेंगे वो कितने बड़े द्वीप समुद्र होंगे। ठीक है, कल्पना करना। चलो इसके बाद
मध्यलोक हो गया हमारा, अधोलोक हो गया, इसके बाद आता है ऊर्ध्वलोक। अब देखो मध्यलोक के ऊपर लोक के अंत तक ऊर्ध्वलोक है, मतलब मध्यलोक आपने कवर कर लिया। इसके बाद जितना भी एरिया बचता है वो सारा एरिया कहलाता है ऊर्ध्वलोक, मतलब मध्यलोक से ऊपर लोक के अंत तक, लोक के अंत तक ऊर्ध्वलोक रहता है। ऊर्ध्वलोक में वैमानिक देवों के रहने का स्थान होता है। कौन से देव रहते हैं ऊपर? वैमानिक। 4 प्रकार के देवों के नाम बताए थे ना मैंने आपको, वैमानिक, व्यंतर, ज्योतिषी और भवनवासी। तो भवनवासी तो अधोलोक में रहते हैं, व्यंतर और ज्योतिषी मध्यलोक में रहते हैं। तो जो वैमानिक होते हैं, वैमानिक देव रहते हैं ऊर्ध्वलोक में, ठीक है। तो देखो ऊर्ध्वलोक में वैमानिक देवों के रहने का स्थान है। मुक्त जीव ऊर्ध्वलोक के शिखर पर विराजमान होते हैं। तो ठीक है, संसारी जितने भी हैं वो सारे 3 लोक में रहते हैं, और जो मुक्त हो जाते हैं, मुक्त मतलब जो सिद्ध बन जाते हैं, सिद्ध परमेष्ठी बन जाते हैं, वो ऊर्ध्वलोक के बिल्कुल टॉप पर, बिल्कुल ऊपर उस स्थान पर वो जीव रहते हैं। बिल्कुल शिखर, शिखर मतलब होता है बिल्कुल टॉप का जो एरिया होता है, वहां पर हमारे सिद्ध भगवान रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो ऊर्ध्वलोक है। अब देखो ऊर्ध्वलोक की थोड़ी सामान्य जानकारी। देखो ऊर्ध्वलोक की जो ऊंचाई है वो कितनी है कि 1,40,000 योजन कम 7 राजू। अब देखो 7 राजू में 1,40,000 योजन कम क्यों किया? क्योंकि मध्यलोक में जो हमारे जो हाइट थी ना मध्यलोक की, वो कितनी थी? 1,40,000 योजन थी। तो हमने 7 राजू में से 1,40,000 योजन कम कर दी, तो उतनी जितनी हाइट बची वो है हमारे ऊर्ध्वलोक की हाइट। क्लियर? अधोलोक है 7 राजू का, मध्यलोक है 1,40,000 योजन का, और ऊर्ध्वलोक कितना है? तो हम सामान्य से कह देते हैं कि भैया वो 7 राजू का है। लेकिन अगर डेप्थ में जाके देखें तो 1,40,000 योजन कम 7 राजू, इतना होता है ऊर्ध्वलोक, ठीक है। चलो इसकी मोटाई कितनी है? मोटाई 7 राजू है, बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि पीछे की ओर वो 7 राजू ही कॉमन है सब में, तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। इसकी चौड़ाई कितनी है? तो ये देखो, ये हमने देखा था, इसकी चौड़ाई नीचे 1 राजू है, ठीक है, बीच में बिल्कुल सेंटर में 5 राजू है, और ऊपर की ओर भी बिल्कुल 1 राजू है, ठीक है। तो बिल्कुल सेम है, सिंपल है। फिर देखो ऊर्ध्वलोक का आकार ढोलक जैसा होता है। तो जैसा एक ड्रम होता है ना, ड्रम ढोलक होती है, ढोलक का जैसा आकार होता है, बिल्कुल ऊर्ध्वलोक का आकार भी बिल्कुल ढोलक जैसा होता है। ऊर्ध्वलोक में देवों के रहने के स्थान 16 स्वर्ग इत्यादि और सिद्ध शिला की रचना होती है। मतलब ऊर्ध्वलोक में क्या क्या होता है कि 16 स्वर्ग होते हैं। देखो 7 नरक होते हैं ना, तो 7 जैसे नरक होते हैं, पृथ्वियां होती हैं, वो ऊपर से नीचे की ओर जाती है, और जो स्वर्ग होते हैं वो नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं। तो 16 होते हैं, 16 स्वर्ग नीचे से ऊपर की ओर है, ठीक है, ठीक है। और सबसे ऊपर होता है सिद्ध शिला। तो ऊर्ध्वलोक में 2 चीजें होती हैं, एक तो स्वर्ग होते हैं और एक होता है सिद्ध शिला, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो स्वर्गों की रचना कैसी होती है। आपको पता है 16 स्वर्ग है ना, तो 16 स्वर्ग ऐसे नहीं है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, ऐसा नहीं। सब ग्रुप्स में रहते हैं, सब जुगल में रहते हैं, युगल युगल रूप में रहते हैं, सब पार्टनर्स के साथ रहते हैं, ठीक है, ग्रुप्स में रहते हैं। कैसे रहते हैं कि पहला दूसरा स्वर्ग एक साथ रहेंगे, फिर तीसरा चौथा स्वर्ग एक साथ रहेगा, फिर पांचवा छठवां स्वर्ग एक साथ रहेगा, फिर सातवां आठवां स्वर्ग एक साथ रहेगा। मतलब 2-2 स्वर्गों का ग्रुप है, और 2-2 स्वर्ग एक साथ रहते हैं, फिर ऊपर 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 ऐसे बढ़ते जाते हैं। तो पहले 2 स्वर्ग, फिर 2 स्वर्ग, फिर 2 स्वर्ग, फिर 2 स्वर्ग, ऐसे ऐसे ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं सारे स्वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पे सबके नाम लिखे हुए हैं, हम सभी एक बार नाम पढ़ेंगे, और मैं निवेदन करूंगा आप सभी इनको याद भी कर सकते हैं, ठीक है। देखो सबसे सेंटर में क्या लिखा है? ऊर्ध्वलोक में 8 के जोड़े में आमने सामने स्थित 16 स्वर्ग होते हैं। तो 16 स्वर्ग ग्रुप्स में रहते हैं, इसलिए इनका जो ग्रुप्स बनते हैं वो कितने हो जाते हैं? टोटल 8 ग्रुप्स बन जाते हैं, ठीक है। तो पहले ग्रुप का नाम है सौधर्म ऐशान, पहले स्वर्ग का नाम है सौधर्म, और दूसरे स्वर्ग का नाम है ऐशान,
ठीक है। फिर तीसरे स्वर्ग का नाम है सानत कुमार, फिर है माहेंद्र, सौधर मैशान, सानत कुमार माहेंद्र, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, लांतप कापिष्ट, शुक्र महाशुक्र, सतार सहस्रार, आनत प्राणन, आरण अच्युत। इस प्रकार से 16 स्वर्ग होते हैं। सौधर्म ऐसान, सानत कुमार माहेंद्र, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, लांतप कापिष्ट, शुक्र महाशुक्र, सतार सहस्रार, आनत प्राणत, आरण अच्युत। इस प्रकार से 16 स्वर्ग होते हैं। ये आप अगर 2-3 बार इनको बोलेंगे तो आप सभी को इनके नाम याद हो सकते हैं। मैं भी यहाँ पे नाम याद नहीं करवा रहा हूँ, आप घर पे इनको याद कर सकते हैं। ठीक है, याद बहुत इजी है। आप 2-3 बार बोलेंगे ना, 6-6 के ग्रुप में भी आप इनको याद कर सकते हैं। सौधर्म ऐशान, सानत कुमार माहेंद्र, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर। ठीक है, ये अलग कर लो। फिर लांतप कापिष्ट, शुक्र महाशुक्र, सतार सहस्रार, ये अलग कर लो। आनत प्राणत, आरण अच्युत। बहुत इजी नाम है, मिलते जुलते नाम है तो आपको जल्दी याद हो जाएंगे। सौधर्म ऐशान, सानत कुमार माहेंद्र, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, लांतप कापिष्ट, शुक्र महाशुक्र, सतार सहस्रार, आनत प्राणत, आरण और अच्युत। इस प्रकार से 16 स्वर्ग होते हैं। ठीक है, अब देखो 16 स्वर्गों के ऊपर 9 ग्रैवक होते हैं। अब देखो क्या होता है, व्यवस्था कैसी है आप पूरी देखना। 16 स्वर्ग जहां पे कंप्लीट होते हैं, 16 स्वर्ग जहां पे एंड होते हैं, इसके ऊपर स्टार्ट होते हैं 9 ग्रैवक। इनका नाम क्या है, 9 ग्रैविक, ग्रैवाइक। ठीक है, 9 ग्रैविक होते हैं। फिर इनके ऊपर होते हैं 9 अनुदिश। क्या नाम है इनका, 9 अनुदिश। और इनके ऊपर होते हैं 5 अनुत्तर। 5 अनुत्तर स्वर्ग विद्यमान होते हैं और इन सबके ऊपर होती है सिद्ध शिला। समझना, सबसे पहले क्या है, ग्रीवक। ग्रीवा होती है, ग्रीवा, ग्रीवा मतलब होती है हमारी ये गर्दन। गर्दन को कहते हैं ग्रीवा। क्या नाम होता है, ग्रीवा। ग्रीवा मतलब होती है गर्दन। ग्रीवा से बना है ग्रीवक। क्या नाम बना है, ग्रीवक। मतलब स्वर्ग तो थे हमारे पेट से यहाँ तक, ग्रीवा के नीचे तक, जितना भी हमारा इतना एरिया है, हमारे पेट से ऊपर लेके ग्रीवा के नीचे तक, गर्दन के नीचे तक जितना एरिया है, वहां तक रहते हैं 16 स्वर्ग। 16 स्वर्ग के ऊपर हमारी ग्रीवा के स्थान पर रहते हैं 9 ग्रैवक। ठीक है, इनका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि 16 स्वर्गों के ऊपर है, तो इनका नाम है 9 ग्रैवक। ठीक है, इनके ऊपर होते हैं 9 अनुदिश। अनुदिश यहां तक मान लो। ठीक है, 9 अनुदिश। फिर इनके ऊपर होते 5 अनुत्तर। अनुत्तर मतलब बिल्कुल ऊपर, अनुत्तर, 5 अनुत्तर, तो 5 अनुत्तर। और सबसे ऊपर होते हैं सिद्ध भगवान। सबसे ऊपर है सिद्ध भगवान, सिद्ध शिला। तो ऐसा पूरी व्यवस्था होती है। 16 स्वर्ग, 16 स्वर्ग के ऊपर 9 ग्रैवक। अगर आप कभी कंफ्यूज हो जाएं कि भैया 9 ग्रैवक पहले आते हैं कि 9 अनुदिश पहले आते हैं कि 5 अनुत्तर पहले आते हैं, तो आप बिल्कुल कल्पना करना। कैसी कल्पना करना कि कोई एक मनुष्य है, तो मनुष्य में 16 स्वर्ग तो यहाँ तक आ गए। फिर आती है ग्रीवा, मतलब गर्दन आती है हमारी, गला आता है, गला। ठीक है, तो गले से बना है, ग्रीवा से बना है ग्रैवक, तो आता है 9 ग्रैवक। फिर 9 ग्रैवक के बाद आते हैं 9 की संख्या, 9 की संख्या का ही। तो जैसे 9 ग्रैवक होते हैं वैसे ही फिर आते हैं 9 अनुदिश, और 9 अनुदिश के बाद आते हैं 5 अनुत्तर, और 5 अनुत्तर के बाद आती है सिद्धशिला। इतना सा हमारा ऊपर होता है ऊर्ध्वलोक। ठीक है, तो ऊर्ध्वलोक का सामान्य वर्णन था। अब देखो 1-2 बातें और हैं सामान्य से। देखो, लोक और संसार में थोड़ा सा अंतर होता है। लोक और संसार में क्या अंतर है कि देखो, 6 द्रव्यों के समूह को, समूह रूप जो रचना है उसे लोक कहते हैं। 6 द्रव्यों के समूह रूप जो रचना होती है उसे अपन कहते हैं लोक। मतलब जितना भी अपन ने अभी तक जितना भी स्ट्रक्चर पढ़ा, वो लोक कहलाता है। जो 3 लोक अपन बोलते हैं ना, ये लोक है। लोक मतलब जहां पे व्यक्ति रही है उसका नाम है लोक। जनरली अपन क्या कहते हैं कि लोक और संसार एक ही चीज है, लेकिन लोक और संसार में अंतर होता है। लोक तो उस स्ट्रक्चर का नाम है, लोक तो वो एरिया का नाम है जहां पे हम सभी रहते हैं। ठीक है, और देखो संसार क्या है, जीव अनादिकाल से मिथ्यात्व के कारण जन्म मरण रूप दुखों में जो संसरण कर रहा है, भटक रहा है, उसे संसार कहते हैं।
अब संसार क्या है कि संसार मतलब होता है संसरण, जहां पे किया जाए उसका नाम है संसार। संसरण मतलब होता है भटकना, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना, फिर तीसरी जगह, चौथी जगह, पांचवी, ऐसे घूमते रहना, भटकते रहना, संसरण करते जाना। मतलब जहां पर संसरण किया जाए उसका नाम है संसार, जहां पे भटका जाए उसका नाम है संसार। तो देखो, लोक एक एरिया का नाम है। सिद्ध भगवान भी लोक में रहते हैं, सिद्ध भगवान भी एरिया में रहते हैं, लेकिन सिद्ध भगवान संसार में नहीं रहते, क्योंकि सिद्ध भगवान का संसरण खत्म हो चुका है, वो भटकते नहीं है, उनका जन्म मरण खत्म हो चुका है। जिसका जन्म मरण होता है वो संसार में रहता है, ठीक है। तो जनरली अपन क्या बोलते हैं कि लोक और संसार एक ही चीज है। हम तो संसार में रहते हैं, हम तो लोक में रहते हैं, तो अपन सोचते हैं कि ये तो एक ही बात है, लेकिन आप देखो इसमें भी अंतर है। लोक एक स्ट्रक्चर, एक एरिया का नाम है, पूरे 3 लोक का नाम है, ठीक है। और जो संसार है, संसार भटकने का नाम है। जो भी चीज भटके, जो भी जीव भटकेगा, हम कहेंगे ये संसार में रह रहा है। इसलिए सिद्ध भगवान लोक में तो रहते हैं, लेकिन संसार में नहीं रहते हैं, ठीक है। देखो, थर्ड पॉइंट क्या है, सिद्ध जीव लोक में तो हैं, परंतु जन्म मरण रूप संसरण को नष्ट कर देने के कारण वे संसार में नहीं हैं, वे संसार से मुक्त हो गए हैं, लोक से नहीं। इसका मतलब सिद्ध भगवान लोक में तो रहते हैं, लेकिन संसार में नहीं रहते हैं। अब देखो, लोक की रचनाओं को हमने पढ़ा, लेकिन इसको फायदा क्या है लोक को जानने से, हमने क्यों पढ़ा? आप सोच रहे होंगे कि भैया हम सुखी कैसे हो जाए, ये बताना चाहिए था। आपने लोक क्यों पढ़ाया? लोक को पढ़ने से फायदा क्या हुआ? तो देखो, अब तक अज्ञानवश हम इस लोक के हर क्षेत्र में अनंतों बार जन्म लेकर मर चुके हैं। अब इस संसार चक्र से मुक्ति मिले और लोक के भाग में विराजमान हो, ऐसी भावना जगती है। आपको पता है, हम सभी अनादि काल से, इन्फिनाइट काल से संसार में भटक रहे हैं। इन्फिनाइट काल हो चुका है, अनंत काल हो चुका है, इतने काल से संसार में भटक रहे हैं। और जान के आपको आश्चर्य होगा, दुनिया का एक सिंगल पॉइंट भी ऐसा नहीं है जहां पर हमने जन्म नहीं लिया हो। क्या बोल रहा हूं, फिर से सुनना। दुनिया का एक सिंगल पॉइंट भी ऐसा नहीं है जहां पे हमने जन्म नहीं लिया हो। हम घूमे हो ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, आप पैदल चल लिए हो, आप घूम लिए हो ऐसा नहीं कह रहा हूं, आपने अमेरिका घूम लिया, आपने इंडिया घूम लिया ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं जन्म लिया हो, मतलब आपने यहाँ पे भी जन्म लिया, 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 हर एक सिंगल पॉइंट पे। पूरी दुनिया के एक भी पॉइंट, सिंगल पॉइंट ऐसा नहीं है जहां पर हम सभी जीवों ने जन्म नहीं लिया हो। तो 3 लोग को पढ़ के समझ में आता है कि 3 लोग कितना बड़ा है, हम कितने काल से भटक रहे हैं, और अगर नहीं भटकना हो तो जल्दी से हमें सम्यक की प्राप्ति कर लेना चाहिए, ठीक है। और देखो, इसको और पढ़ने से फायदा क्या है कि ज्ञान में सूक्ष्मता आती है। मतलब ज्ञान जितनी कण्डान्यों की बातों को जानता है, सूक्ष्म लगता है, एक एक मैथ्स को जानता है, कण्डान्यों को जानता है, अपनी बुद्धि को लगाता है, तो हमारा ज्ञान सूक्ष्म होता है, हमारा उपयोग, कॉन्सेंट्रेशन पावर सूक्ष्म होती है, ठीक है। तो सूक्ष्मता, हमारे ज्ञान में जितनी सूक्ष्मता होगी, हम वस्तु स्वरूप को उतनी गहराई से जान सकते हैं। इसलिए प्रयास करा जाता है कि ज्ञान सूक्ष्म हो, ठीक है। तो लोक को पढ़ने से सबसे बड़ा फायदा है कि ज्ञान सूक्ष्म होता है। और क्या फायदा है कि हम जिस लोक में रहते हैं उसका ज्ञान होना भी हमारे लिए आवश्यक है। नहीं तो लोग कहेंगे कि भैया भगवान ने लोक को बनाया, लोक तो कैसा होता है कि सर्कल होता है, कोई कहेगा कि मून ऐसा होता है, फल इस शेप का होता है, कोई कहेगा कि यहाँ पे हम रहते हैं, कोई कहेगा वहां पे रहते हैं। तो वास्तविकता क्या है, हम कहाँ पर रहते हैं, व्यवस्था कैसी है, तो इसको जानना भी आवश्यक है। इसलिए भी हमने लोक का अध्ययन किया। तो ऐसे और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसके माध्यम से हमने लोक का ज्ञान किया है। तो इस प्रकार से एक जो 3 लोक का एक चैप्टर था, इसे यहाँ पे अभी हमने कंप्लीट किया है। तो इसमें और भी, वैसे तो बहुत बड़ा चैप्टर है, 3 लोक के ऊपर अलग से ग्रंथ लिखे गए हैं। मतलब 3 लोक इतना विशाल चीज है। अभी तो अपन ने जैसे मध्य लोक का बहुत छोटा सा पार्ट समझा है, बिल्कुल सामान्य समझा है। अब आप देखो, जैसे जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप के अंदर ही इतनी सारी रचनाएं, इतनी सारी रचना है कि अगर आज कोई व्यक्ति पढ़ाना स्टार्ट करे, जैसे मैं आज आपको सिर्फ
मध्य लोक का पहला दीप जम्बू दीप पढ़ाना स्टार्ट करूं ना, तो मुझे कम से कम 10 से 15-20 दिन लग जाएंगे सिर्फ जम्बू दीप पढ़ाने में। इतना बड़ा एरिया है, पूरा 3 लोक का पूरा ग्रंथ लिखे गए हैं, मोटे मोटे ग्रंथ इतने 3 लोक के ऊपर। तिलोय परिणति है, तिलोय परिणति सिर्फ 3 लोक के ऊपर है। ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं जिसमें सिर्फ 3 लोक का वर्णन है। तो अभी हमने सिर्फ सामान्य एक रचना समझी है कि 3 लोक होता क्या है, कितना बड़ा होता है, कैसा कैसा होता है। लेकिन अगर आपको विस्तार से जानना हो कि हमारे 3 लोक का बिल्कुल कैसी कैसी व्यवस्था है, तो आप बड़े बड़े ग्रंथों को भी पढ़ सकते हैं। तिलोय परिणति और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं, तो आप इन ग्रंथों को भी अध्ययन कर सकते हैं विशेष जानने के लिए। और सामान्य आज अपन ने समझा है, ठीक है। तो एक चैप्टर यहाँ पे अपना कंप्लीट होता है। अभी अगर आपको किसी को क्वेश्चन पूछना हो तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। भैया जी, आपने जैसे हम लोग पढ़ रहे थे तो आपने ऐसा बोला कि हम मतलब मध्य लोक जो है वो अध्वलोक में आता है, मतलब डाउन, और वी लुक लाइक हम लोग नरक में रह रहे हैं। इट्स लाइक वी आर पार्ट ऑफ अनार्की एंड वी आर द फर्स्ट पार्ट, ऐसे आपने बोला था, ठीक है। पर आपने जो उसका 1,40,000 योजन जो उसका मेजरमेंट है वो आपने उध्वलोक में से माइनस किया, मतलब ऐसा स्लाइड में वो लिखा हुआ है। तो वो वहां पे कंफ्यूजन हो रहा है कि एक्चुअली हम लोग नीचे हैं या ऊपर है। ऊपर की साइड है अपन। देखो जैसे अधोलोक है, ठीक है, अधोलोक 7 राज्यों का है। तो देखो जैसे ये पूरा एरिया है अधोलोक का, ठीक है, ये पूरा अधोलोक है, 7 राज्यों का है। अब इसके जो टॉप पर अपन लोग रहते हैं, बिल्कुल टॉप पर, तो अधोलोक तो 7 राज्यों का ही कहलाएगा। लेकिन जब हम इसके ऊपर रहते हैं तो इसके ऊपर रहने से अपन जितना एरिया कवर करेंगे उतना ऊपर वाले में से माइनस हो जाएगा। नीचे वाले ने तो अपनी पूरी जगह कवर कर ली है, अधोलोक ने तो 7 राज्यों पूरा कवर किया ही है, लेकिन अपन टॉप पे रहते हैं। तो टॉप पे रहने से अपन ऊपर के एरिया को कवर कर रहे हैं। तो 1,40,000 योजन अपन ऊपर के एरिया को कवर कर रहे हैं, इसलिए जो एरिया माइनस होगा वो नीचे वाले का नहीं होगा, वो माइनस होगा ऊपर वाले का, ऊर्ध्वलोक का, क्योंकि अपन ने उसके एरिया को कवर किया है, अपन ने नीचे के एरिया को कवर नहीं किया, अपन तो उसके ऊपर रह रहे हैं। क्लियर? नीचे के एरिया में भवनवासी है क्या? नीचे के एरिया में भवनवासी है, भवन। नीचे के जो नरक होते हैं वहां पर भवनवासी देव रहते हैं, भवनों में। ठीक है। और एक क्वेश्चन और था कि जैसे आपने बोला कि हम लोग यहाँ पर ही है मध्य लोक में, तो जो 84 लाख योनि है तो वो पूरे लोक में है, तीनों के बारे में है कि सिर्फ मध्य लोक के बारे में है? पूरे 3 लोक में। 84 लाख योनि का मतलब है, योनि मतलब होता है जन्म लेने का स्थान जी। योनि मतलब है जन्म लेने का स्थान। या हाँ, वो मेरा ये प्रश्न है कि वो त्रसनाली में ही सब त्रसनाली में ही रहते हैं। हाँ, सारे त्रस जीव त्रसनाली में रहते हैं, मतलब जितने भी 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय जीव हैं वो सभी आपको त्रसनाली में ही मिलेंगे। और जो स्थावर जीव होते हैं, 1 इंद्रिय जीव होते हैं, वो पूरे 3 लोक में, त्रसनाली के बाहर भी हैं और त्रसनाली के अंदर भी हैं, हर जगह है। तो स्थावर में तो वनस्पति आ जाती है ना। सूक्ष्म जो स्थावर होते हैं ना, स्थावर के भी टाइप्स होते हैं, एक सूक्ष्म होते हैं, एक स्थूल होते हैं। तो अपन जितने देखते हैं ज्यादातर स्थूल देखते हैं। एक सूक्ष्म वनस्पति भी होती है, सूक्ष्म वनस्पति आप आंखों से नहीं देख सकते, तो वो पूरे ओके भैया, एक क्वेश्चन है, वो लास्ट स्वयंभू समुद्र है, इसके बाद वो कॉर्नर्स है, उसमें भी जीव रहते हैं क्या? बिकॉज स्वयंभू समुद्र है लास्ट वन, इसके बाद वो कॉर्नर्स है, उसमें भी रहते हैं ना जीव? स्वयंभू रमण समुद्र बिल्कुल लास्ट का समुद्र है, स्वयंभू रमण समुद्र बिल्कुल लास्ट का समुद्र है। इसके बाद कुछ नहीं है, इसके बाद हमारे त्रसनाली खत्म हो जाती है। हाँ, नहीं कॉर्नर्स नहीं आएगी बिकॉज दिस इज राउंड ना,
बैंगल की तरह देखो है, त्रसनाली राउंड राउंड, है। देखो एक सेकंड, त्रसनाड़ी त्रसनाली में तो चौरस है। एक सेकंड, स्क्वायर। जितने हाँ जितने भी द्वीप समुद्र हैं वो सभी राउंड राउंड है, ठीक है। फर्स्ट वाला थाली के आकार का है, बाकी सभी चूड़ी के आकार के होते हैं, ठीक है। लेकिन जो सबसे लास्ट का समुद्र है वो राउंड नहीं, वो राउंड है। लेकिन आप देखो त्रसनाली कैसी है, त्रसनाली स्क्वायर है, ठीक है। हाँ त्रसनाली स्क्वायर है, और जो समुद्र है वो बिल्कुल उसके बाउंड्रीज को टच करता है। स्वयंभू रमण समुद्र जो है वो त्रसनाली की बाउंड्रीज को टच करता है। इसका मतलब आप कल्पना करो, एक स्क्वायर के अंदर मैंने एक सर्कल बनाया, तो लास्ट में कुछ कुछ स्क्वायर, ट्राइंगल, ट्राइंगल भी नहीं कहूंगा मैं, तो कुछ हाँ कुछ एरिया बच जाएंगे चारों दिशाओं में ना। तो हाँ देखो जो स्वयंभू रमण समुद्र है, स्वयंभू रमण समुद्र में जीव रहते हैं, महामच्छ रहते हैं, और ये समझो कितने कितने बड़े रहते हैं, आपको जैसे छोटे छोटे नहीं रहते हैं। 1000 योजन आप निकालना, ठीक है, लघु योजन में निकालना, महायोजन में नहीं। लघु योजन मतलब 8 मील का, 4 कोश वाला, आप किलोमीटर्स में निकालना। 1000 योजन का लंबा महामत्स्य होता है, उसकी जो लंबाई होती है 1000 योजन की। 1000 योजन मतलब, अगर 1000 मतलब योजन मतलब 8000 मील, 8000 मील का एक महामच्छ होता है। ऐसे हजारों असंख्यात महामच्छ वहां पे रहते हैं, जीव रहते हैं वहां पे। वहां के जो केकड़े वगैरह हैं वो भी बहुत बड़े बड़े हैं, कोसों के हैं, कोस कोस बहुत बड़ा होता है। इतने बड़े बड़े केचुए रहते हैं, बहुत बड़े बड़े जीव होते हैं कुल मिला के, ठीक है। तो जो आप किलोमीटर में निकाल सकते हैं कि 8000 मील का जो लेंथ वाला एक महामच्छ रहता है, तो उसको किलोमीटर में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो काफी बड़ा, लगभग मान लो 12-13-14 हजार किलोमीटर का इतना बड़ा निकल के आएगा। तो काफी बहुत बड़ा एरिया, लेंथ उसकी निकल के आएगी। हाँ इतने नहीं बड़े नहीं बड़े वो चीज रहते हैं लेकिन उसमें स्वयं रमण। वो कॉर्नर्स रह गया ना इन द त्रसनाड़ी, समझा द नहीं? कॉर्नर, you know, in the corners there is a space ne, after the samudra, right in the corners, so there is jeev, yeah, there. वहाँ जीव रहते हैं, मगरमच्छ रहते हैं। In the जो corners. जितने भी द्वीप है, देखो जितने भी द्वीप हैं, तो द्वीपों के संबंध में ऐसा कहा जाता है कि वहां पर भोग भूमियां होती है, वहां पे सभी में त्रियंच रहते हैं, तो वहां पे त्रियंच रहते हैं, ऐसा है। ओके मनुष्य नहीं रहते, ध्यान रखना, मनुष्य 2.5 द्वीप के बाहर नहीं रहता, लेकिन यहाँ पे सभी में भोग भूमियां होती हैं, तो त्रियंच रहते हैं। हेलो, और किसी को? हाँ मुझे क्वेश्चन है। आपने बोला ना कि देव 3 लोक में रहते हैं, तीनों ही लोक में, मनुष्य खाली मध्य लोक में। तिर्यंच कितने कितने लोक में पाए जाते हैं तिर्यंच? त्रियंच तो मैं कहूंगा, देखो त्रियंच की जो जातियां है ना, त्रियंच की जाति बहुत बड़ी है। तो त्रियंच तो देखो, जो पंचेंद्रिय त्रियंच हैं या 2 इंद्रिय से पंचेंद्रिय हैं, वो तो आपको पूरे मध्यलोक में मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी जो त्रियंच होते हैं ना, एक इंद्रिय जीव, एक इंद्रिय जीव त्रियंच के ही है। देखो समझाता हूं, एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय जीव तक सभी त्रियंच ही होते हैं। एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक सब त्रियंच ही होते हैं। तो आप देखो पूरे 3 लोक में एक इंद्रिय जीव विद्यमान है। इसका मतलब जो त्रियंच होते हैं वो पूरे 3 लोक में विद्यमान है। नरकों में भी हैं, स्वर्गों में भी हैं, सिद्ध शिला में भी हैं, सिद्धों के अंदर भी हैं, बाहर भी हैं, त्रसनाली के बाहर भी हैं। त्रियंच हर जगह है, पूरे 3 लोक में। सूक्ष्म, वो सूक्ष्म है, वो बात अलग है, लेकिन त्रियंच हर जगह है। मनुष्य सिर्फ मध्य लोक में पाए जाएंगे, देव तीनों लोकों में पाए जाएंगे, लेकिन त्रसनाली के अंदर। नारकी सिर्फ अधोलोक में पाए जाएंगे, वो भी त्रसनाली के अंदर। लेकिन जो त्रियंच हैं वो हर जगह पाए जाएंगे, त्रसनाली के बाहर भी, लेकिन सूक्ष्म वाले, स्थूल नहीं। जैसे हाथी है, घोड़ा है, बैल है, ये तो सिर्फ त्रसनाली के अंदर ही पाए जाएंगे, त्रसनाली के बाहर नहीं होते। लेकिन जो सूक्ष्म त्रियंच होते हैं
वो हर जगह पाए जाते हैं। वायरस वायरस वायरस। अब उसको आप वायरस कह दो, कुछ भी नाम दे दो, हाँ हाँ। सूक्ष्म होना चाहिए। हाँ, वो भी और एक वैसे लास्ट वायरस भी बहुत क्वेश्चन। स्थूल है, उससे उससे हाँ भी सूक्ष्म जीव होता है। वायरस भी स्थूल जीव है, ठीक है। चलो, ओके, और एक लास्ट क्वेश्चन, आपने जो बोला ना एक ये, सॉरी एक लास्ट बिजल का क्वेश्चन, जो सवाल था, बिजल का जो सवाल था कि जैसे कि सिलिंड्रिकल और क्यूबिकल ट्यूब के अंदर अगर डालो एक दूसरे के अंदर, तो सिलिंड्रिकल ट्यूब के बाद की साइड चार कोने पे चार कोने की जगह रह जाती है, तो उसके अंदर की बात कर रही है। लंबे मगरमच्छ रहते हैं। जैसे कि ये हम जो थ्रस्ट नाली को हम सिलिंड्रिकल के तौर पे देखें तो फिर जगह नहीं रहेगी चार कोने पे। नहीं नहीं नहीं, वो क्यूबिकल ही है, और ग्रंथों में बताया है कि चार कोने बच जाते हैं, हाँ तो वही ऐसा कहा है उसमें। हाँ तो वही चार कोने की बात कर रही है ना बिजल जी। वो जो चार हाँ। कोने बच जाते हैं उसमें उसमें कौन से जीव होते हैं, वो बिजल जी मेरे ख्याल से त्रियंच जीव होता सवाल है, पूछ रही है। त्रियंच जीव होता है। हाँ सूक्ष्म तिर्यंच। वो तो तरस नाली के अंदर है, तो अपन ऐसा कह सकते हैं स्थूल त्रियंच भी है उसके अंदर। और ये वेत्रासन का आकार नाली के मतलब क्या हुआ? बाहर सब सूक्ष्म है। हाँ, ये अधोलोक में वेत्रासन का आकार है ना, उसका मीनिंग क्या है? वेत्रासन मतलब वेत्रासन का मेरे को भी देखना पड़ेगा एक बार, वेत्रासन आकार कैसा होता है। वेत्रासन मतलब है तो ऐसे ही क्यूबिक पिरामिड टाइप का, लेकिन मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगा। ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। और किसी को? भैया ये भवनवासी देव बताया आपने कि अधोलोक में रहते हैं, वो तो देव हैं, तो वो नीचे नरक में कैसे रह सकते हैं? मुझे आवाज क्लियर नहीं आ रही, एक बार आप फिर से रिपीट करिए। भवनवासी देव मतलब नीचे अधोलोक में कैसे रह सकते हैं, नरक की भूमि में? क्या दिक्कत है? नहीं ऐसा बोलते हैं ना कि शंकर भगवान की ये 100 करते हैं जिसमें वो हल्की कोटि के देव है। इलांटी, can you please हल्की mute कोटि के yourself? देव है। इलांटी, can you please mute yourself? बहुत डिस्टर्बेंस आवे नहीं। प्लीज, and let शास्त्री जी स्पीक। देखो कैसे रह सकते हैं, तो दो तीन बातें हैं। आप सभी पहले अपने माइक म्यूट कर लेना, ठीक है। देखो पहली बात तो ये है कि अपन जब कहते हैं ना कि नरकों में दुख बहुत है, नरक की भूमि को छूने में दुख बहुत है, तो ये जो नारकी जीव हैं उनको दुख है। जैसे आपने कभी 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 कहानी सुनी होगी कि जो स्वर्ग के देव होते हैं वो अपने शरीर के साथ नरक में जाते हैं देखने के लिए, तो उन्हें दुख नहीं होता है, क्योंकि नरक का जो एरिया है उसका दुख उन्हीं को होगा जिन्हें नरक गति बंदी है, जो नारकी जीव हैं। तो एरिया का दुख उन्हीं को होगा। नरक के जो जितने भी सराउंडिंग्स हैं, जो उसका दुख है वो सिर्फ नारकी जीवों को दुख होने वाला है। बाकी जो भवनवासी देव हैं वो नारकी नहीं है, वो है तो देव, इसलिए उनको उस प्रकार का दुख वहां पे रहते हुए भी नहीं होता है। अब प्रश्न हो सकता है कि वो वहां पे रहते ही क्यों है, तो ऐसा ही उदय है। थोड़े अपन कह सकते हैं जगन्नाथ टाइप के देव भी हैं, उन्हीं का वैसा ही उदय भी है। जैसे असुर कुमार जाति के देव होते हैं। असुर कुमार जाति के देव पता है क्या कार्य करते हैं? सिर्फ नारकियों को बढ़ाने का कार्य होता है। मतलब दो नारकी लड़ाओ कैसे लड़ जाए आपस में, उन्हें आपस में लड़ाने का कार्य करते हैं असुर कुमार जाति के देव, और तीसरे नरक तक जाते हैं। तो ऐसे ऐसे काम करने वाले देव भी होते हैं, और सब भवनवासी होते हैं। तो ऐसा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो मतलब भवनवासी देव अगर नरकों में रहे तो क्या कोई दिक्कत नहीं है, वो स्थान है उनका रहने का, घर है, भवन बने। और ऐसा नहीं कि वहां पे कोई बेकार परिस्थिति होती होगी, उनके भवन में भी अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं।
मंदिर होते हैं, बहुत सुंदर भवन होते हैं, बहुत सुंदर व्यवस्था होती है उनकी। ओके वो उनका काम जर्नलिस्ट जैसा होता है, जर्नलिस्ट जैसा लड़ाई कराते हैं, जर्नलिस्ट कैसा? जर्नलिस्ट की तरह लड़ाई कराते हैं। हाँ ठीक है, बढ़िया, चलो और कुछ? नहीं बस चलो अभी अपन एंड करते हैं क्लास को। एक्चुअली बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है हमारे लिए सबके लिए ये सब जानना, यू नो, बहुत इंटरेस्टिंग है और आपका बहुत आभार, यू नो। चलो चलिए नमोकार मंत्र बोल के एंड करेंगे, ठीक है? नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सब साहूणम्। जय जिनेन्द्र।